नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसके क्लासेस सेंधना में। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के समकालीन भारत भूगोल का जो पाठ है संसाधन, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये इतने महत्वपूर्ण है कि हर साल है जो इस पाठ से परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, और जो आपकी हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होगा उसके अंदर भी इन पाठ से बहुत सारे सवाल आपको बनेंगे। और ये जो प्रश्न दे रहे हैं इसके एक ऑप्शन के अलग अलग ऑप्शन के साथ भी आपको इसको समझाया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो ये प्रश्न दिए गए के साथ अंत तक बने रहे हैं। और करते हैं शुरुआत, देखते हैं पहला प्रश्न है बच्चों, नवीकरण योग्य संसाधन है। ये जो उसका जो पहला ऑप्शन है वन, पवन, जल या उपयुक्त सभी। जो नवीकरणीय संसाधन है बच्चों, जो आपने पढ़ा होगा पाठ में कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं अलग अलग, और समापत्य और विकास और यूज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये जो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद कुछ समय पश्चात वापस वो तैयार हो जाते हैं। उसका जो पहला ऑप्शन है वन, और दूसरा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या उपयुक्त सभी। जो इसके अनुसार जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि वन का उपयोग करते हैं तो कुछ समय बाद वो प्रकृति हमें वापस प्रदान कर देती है काटने के बाद। जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हम देखते हैं कि वन है वो भी एक बार यूज करने के बाद प्रकृति से हमें वापस मिल जाते हैं। उसके बाद में जो पवन ऊर्जा है जो हमें ईश्वर द्वारा या प्रकृति द्वारा प्रतिदिन हमें वापस मिलती रहती है, वापस ये बनती रहती है। और जल है जो भी प्रकृति द्वारा प्रतिवर्ष वर्षण के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार जो सही उत्तर होगा बच्चा वो है उपयुक्त सभी, नवीकरणीय योग्य संसाधन में। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। अब ये जो संसाधन का दूसरा रूप आया, इससे पहले अपने देखा था नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो खत्म होते हैं, ये आया है जैव संसाधन। जो संसाधन होते हैं जैव और अजैव दो तरीके के होते हैं। जैव संसाधन में है जो जैव संसाधनों में है जो वो चीजें रखी जाती है और जैविक रूप से जागृत है, और अजैव में है जो मृत या निष्क्रिय वस्तुओं को या धातुओं को या चीजों को रखा जाता है। तो इसके अनुसार जो पहला ऑप्शन है वो है बच्चों धातुएं, चट्टाने, खेल के मैदान या पशुधन। जो इसका अजैव संसाधन में सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों पशुधन, क्योंकि ये जीवित है और ये जैविक संसाधन का ही एक रूप है। बाकी धातु, चट्टाने, मैदान ये सभी अजैव संसाधन का रूप है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न बच्चों वो है आपके, निम्न में से किस राज्य में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ये भारत में मृदा के वितरण से संबंधित प्रश्न है। इसके अंदर पूछा गया बच्चों की लाल और पीली मृदा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। जो ये लाल और पीली मृदा है ये इसका सही उत्तर होगा बच्चों राजस्थान। ये राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि गुजरात के अंदर है जो बच्चों आप देखोगे तो काली मृदा का विस्तार अधिक है। सौराष्ट्र में, वो भी स्पेशली जो सौराष्ट्र इलाका है उसके अंदर है जो काली मृदा का अधिक विस्तार है। उसके अलावा राजस्थान है, जो राजस्थान के अंदर बच्चों लाल और पीली मृदा है ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसका जो लाल रंग है वो लोहांश के कारण होता है, ठीक है, आग्नेय चट्टानों के शरण से बनती है। उसके अलावा है जो इसका जो ये पीलापन है वो है इस लोहांश के अंदर जब जल योजन हो जाता है बच्चों या जल मिल जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। और उड़ीसा के अंदर भी है बच्चों जो कुछ मात्रा में पाई जाती है, लेकिन अधिकतम मात्रा राजस्थान में और मध्य प्रदेश के अंदर भी ये कुछ मात्रा में ही पाई जाती है। सही उत्तर होगा बच्चों इसका राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामाजिक किताब के अंदर या इस पाठ का जो पूरा सब्जेक्ट उसमें किताबें भी बहुत महत्वपूर्ण, उनके लेखकों के नाम भी पूछे जाते हैं। जो ये प्रश्न बच्चों तो ये स्मॉल यानी इस्माइल से है, ये है ना, इस्माइल इज ब्यूटीफुल। जो ये किताब है इसके रचयिता कौन है। इसका जो पहला ऑप्शन है शुमेसर, महात्मा गांधी जी, मोरारजी देसाई और वुटनलैंड। जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है सुमेसर है, जो एक लेखक है यूरोप के। उन्होंने जो प्रकृति से संबंधित जो चीजें हैं उनके ऊपर एक किताब लिखी है, उसका नाम है इस्माइल इज ब्यूटीफुल। और अगर गांधी जी की किताब की बात करें तो इनके जो किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और
सत्याग्रह आदि है जो इनकी प्रमुख और प्रसिद्ध किताबें हैं। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न कौन सा है आपके लिए। अगला प्रश्न है बच्चों, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जो रियो डी जेनेरियो है उस स्थान पे पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? जो बच्चों आपने पाठ में ही पढ़ा होगा कि प्रकृति में अंधाधुंध संसाधनों का यूज करने के बाद में जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ चीज़ें नहीं बच पाई, और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु प्रदूषण आदि सभी इन चीज़ों से है जो राष्ट्र के जो है काफ़ी जो अलग अलग देश है उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो जो रियो डी जेनेरियो एक शहर है और यह पड़ता है बच्चों ब्राज़ील में। यहाँ का ये शहर है। यहाँ पर है जो लगभग विश्व के 100 देशों के प्रतिनिधि है जो इकट्ठे हुए, और यहाँ पर है जो पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी के वातावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और एक मीटिंग करी थी। तो ये सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? जो इसका पहला ऑप्शन है बच्चों जून 1986, जून 1992, जनवरी 2002, मई 1996। जिसका सही उत्तर है बच्चों वो है जून 1992 में ये सम्मेलन हुआ। और इसके अंदर जो मुख्य जो बात है, जो फैसला लिया गया था, इसमें एक फैसला लिया गया था बच्चों एजेंडा 21 और सतत पोषणीय विकास का है। जो उन्होंने इसमें बात कही थी कि हम सभी देश, जो विश्व के देशवासी है, सभी मिलकर प्रकृति और इस पर्यावरण को, पृथ्वी को बचाने के लिए जो कुछ 21 सूत्रीय जो मांग थी उसको तय किया। इस पर हम सभी कार्य करेंगे और पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन उनको बचा कर रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा इसमें आपके लिए। अगला जो प्रश्न बच्चों संसाधन से सीमित है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य? जो लौह अयस्क है वो संसाधन किस प्रकार का है? क्या एक बार यूज करने के बाद वापस बन जाता है, ठीक है, या फिर है जो कभी बनता ही नहीं, या एक बार प्रकृति ने दे दिया भविष्य में बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है नवीकरण, प्रवाह, जैव या अनवीकरण योग्य। जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा लौह अयस्क के लिए अनवीकरण योग्य, क्योंकि इसका अगर एक बार प्रयोग कर लेंगे तो काफी लंबे समय बाद, हजारों सैकड़ों साल बाद में है जो ये प्रकृति है जो बहुत ही धीरे धीरे वापस ये तैयार होता है प्रकृति में और हमें उपयोग के लिए होता है। इसीलिए रखा जाएगा बच्चों इसको अनवीकरणीय योग्य में। सही उत्तर उसका ये होगा। और जैव के अंदर आपको पता ही है, जैव संसाधन में मानव, पशु और जो पेड़ पौधे हैं उनको रखा जाता है। जबकि प्रवाह में है जो लगातार एक के बाद एक आते रहते हैं, नवीकरणीय की तरह होते वो होते हैं। और नवीकरणीय में है जो प्रतिवर्ष या जो समय समय पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे है जल, सूर्य तप यानी सूरज की विकिरण, ठीक है, और पवन आदि, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। सही उत्तर है कि इसको बच्चों अनवीकरणीय योग्य। अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न जो बच्चों है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? जो ये ज्वारीय ऊर्जा है बच्चों वो किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन एक है पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा जो होती है समुद्र में जब ज्वार की ऊंची लहरें उठती है, ठीक है बच्चों, तो ऊंची लहरें उठती है ज्वार की, पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती है, उनको है जो ज्वारीय ऊर्जा इस प्रकार से स्टोर की जाती है कि एक समुद्र का जो किनारा होता है वहां पर छोटा बांध बनाकर ज्वार के समय पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और वापस रिटर्न के समय है जो वहां पर एक निकास द्वार रखा जाता है और वहीं पे टरबाइन लगाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और दूसरा जो ऊर्जा तरीका होता है बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा के ऊपर फ्लोटिंग एनर्जी सिस्टम लगाया जाए, जिससे लहर आएगी वो फ्लोटिंग से टरबाइन है जो धीरे धीरे हल्का हल्का जैसे जैसे टच होगी ज्वार की ऊर्जा वो वहां पर इकट्ठा होता रहेगा और घूमता रहेगा और उससे भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अर्थात ज्वार भाटा है जो हमेशा आता रहता है, लहरें ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है बच्चों, दिन में 2 बार आता है लघु ज्वार, है ना, अलग अलग समय पे। तो जो जिस इलाके में अधिक ज्वार आता है वहां पर ज्वारीय ऊर्जा के बहुत ही अधिक है जो संभावनाएं रहती है। अजैव संसाधन में बच्चों मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में बताया था कि इसके अंदर धातुएं, मृदा, चट्टाने आदि सभी को है जो इनको है जो
अजैव मृदा रखा जाता है संसाधन में। मानवकृत के अंदर है जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन, और अचक्रीय में ऐसे संसाधन जो एक बार यूज होने के बाद वापस तैयार नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सही उत्तर है इसका पुनः पूर्ति योग्य। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला जो प्रश्न है बच्चों वो आपके लिए है भूमि के क्षरण से, अपरदन से। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब पहले आप समझ लो बच्चों, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा का अपरदन, चाहे आप कह लो उसको मृदा का क्षरण, और जो सही सबसे उपयुक्त रहेगा वो होगा इसका मृदा की उत्पादन क्षमता में क्या होना बच्चों? ह्रास होना या फिर कमी आना। कोई ऐसे कारण रहते हैं उसके कारण मृदा है जो अपनी उच्चतम उत्पादन क्षमता को प्रकट नहीं कर पाती, या मृदा का क्षरण होने लगता है, या मृदा का अपरदन होने लगता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है। ये सभी जो चीजें हैं वो कहलाती है भूमि निम्नीकरण। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है पंजाब के लिए दे रखा है कि निम्नीकरण का क्या कारण है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशु चारण। तो इसके लिए पंजाब में जो निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है बच्चों अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में है जो प्रतिवर्ष खेती की जाती है और बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। वहां पर है जो खेतों के अंदर अधिक सिंचाई के कारण जो अधिक पानी होता है, या पानी सिंचाई के कारण वहां पर है जो बच्चों सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा किसकी? सेम की। इसके अंदर क्या होता है कि जो भूमि है वो पूरी लवणीय हो जाती है और उसकी वजह से वहां पर कोई भी फसल उत्पादित नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मुख्य कारण है। बाकी अन्य कारणों के अंदर अगर अपन देखें तो वन उन्मूलन, अगर वन अधिक मात्रा में काट दिए जाएंगे, बिल्कुल ही समाप्त कर दिए जाएंगे तो भी मृदा का क्षरण होगा। और अति पशुचारण, किसी इलाके पर लगातार अगर आप पशुचारण करवा रहे हो तो वहां उसकी वजह से भी है जो मृदा का क्षरण होता है। लेकिन जो सही आंसर है इसका वो होगा अत्यधिक सिंचाई। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? खेती के टाइप से बच्चों खेत कृषि करने के तरीके हैं, उसके अंदर है सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि के लिए थोड़ी सी बात करते तो जो भी पहाड़ी इलाके है बच्चों वहां पर है जो मृदा के अपरदन को रोकने के लिए या मृदा क्षरण को कम करने के लिए पहाड़ के जो ढाल होते हैं उन पर है जो कृषि की जाती है। कंटूर लाइन्स कृषि भी बोला जाता है इन्हें। जो पहाड़ के ढाल होते हैं उन पर खेत लंबे लंबे बड़े बड़े और कम चौड़ाई वाले खेत बनाए जाते हैं जिससे कि मृदा का अपरदन या कटाव कम से कम हो। उसे ही सोपानी कृषि भी कहते हैं। सीढ़ी नुमा कृषि भी इसे कहा जाता है बच्चों, सीढ़ीदार के साथ में सीढ़ी नुमा कृषि। ठीक है, तो इसका जो ये कौन सा राज्य भारत का, वहां पर एबीसीडी के अनुसार है जो किस राज्य में ये की जाती है? पहला है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वो है उत्तराखंड। हिमालयन क्षेत्र में पड़ने वाला राज्य है और यहाँ पर है जो सर्वाधिक मात्रा में है जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर है नॉर्मल नहरों द्वारा अलग तरीके से या ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है आपके रिक्त स्थान पूर्ति का। इसमें जो पहला है वो है जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ था? इससे जस्ट पहले बार में प्रश्न आपको बताया था। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में है जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था प्रथम। और संसाधन खाली जगह किन क्रियाओं का परिणाम है? संसाधन है जो मानवीय क्रियाओं का है जो बच्चों परिणाम है। मानव ही है जो प्रकृति में पड़ी जो अनेक वस्तुएं प्रकृति ने हमें दे रखी है, अमूल्य चीजें, उनको संसाधन के रूप में प्रयोग करता है और फिर ही उसी के वजह से अपन उसको यूज कर पाते हैं। ऐसी तकनीक का प्रयोग करके वो उसको संसाधन के रूप में तैयार करते हैं। अगला स्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीकों से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में किसने की या किसके द्वारा करी गई? तो बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो
92 में अपने पृथ्वी सम्मेलन भी करवाया। उससे पहले भी कुछ अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी जो प्रकृति को बचाने में या संसाधनों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने तक की या उनको संसाधनों को बचाने की जो वकालत करी थी, उनकी जो बात करी थी वो था 1968 में गठित क्लब ऑफ रोम। एक ये संस्था थी बच्चों, क्लब ऑफ रोम, जिसने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों को बचाने की बात कही थी। जो अगला प्रश्न है वो है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, अभी जस्ट बताया था आपको, बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा का अपरदन या मृदा का क्षरण कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि को शामिल किया जाता है। ये भूमि के प्रकार अपन ने पाठ में पढ़े थे, जो पहाड़ी भूमि है, स्थानीय मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उसी में है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बंजर भूमि जो होती है, बंजर जो भूमि होती है उसके अंदर है जो पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि को शामिल किया जाता है। बंजर भूमि के अंदर क्या है कि बच्चों काफी 4 या 5 साल तक ऐसा क्षेत्र, ऐसी भूमि वहां पर कृषि नहीं की गई हो, वो बंजर भूमि की श्रेणी में रखी जाती है। अगला है काली मृदा को रिक्त स्थान मृदाई भी कहा जाता है। जो काली मृदा है बच्चों, उसे आपने पढ़ा होगा कि काली मृदा को रेगुड़ मृदा, लावा निर्मित मृदा, ठीक है बच्चों, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चरनोजम मृदा, कपास की काली मृदा, इसके अन्य नाम है कपास की काली मृदा, आदि नामों से भी ये बच्चों काली मृदा को जाना जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं पता है आपको, फास्फोरस की कमी होती है, लोहांश की अधिकता होती है, चिकनी होती है और जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। पूर्वी नदी, जो पूर्वी भारत का पूर्वी तट है, उसके नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपको पता है बच्चों, मृदाएं जो है लाल, पीली, काली, और उसके अलावा है जो बंजर मृदा, रेतीली मृदा, और ये जो जहाँ नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मृदा, ठीक है बच्चों, वो होती है जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा होती है जो नदियों द्वारा बहाकर मृदा लाई जाती है, वो वाली होती है। और भारत के पूर्वी तट पर नदियाँ जब समंदर में प्रवेश करती है या विलीन होती है, उससे पहले जो लाई जाती है मृदा, उनको वहां पर छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। अगले जो प्रश्न आपके वो हैं लघुतरात्मक प्रश्न कि हमारे भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैदान है, और इसी के साथ भी अगला प्रश्न भी देखते हैं कि अपने कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय हैं। अब ये बात कर रहे हैं अपन कि जो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके अंदर कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है और कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है। तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 43% भाग है जो कैसा है बच्चों, मैदानी है। उन भागों में है जो मैदान है। और जो दूसरा प्रश्न देखते हैं साथ में ही कि मृदा के भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है। जो पृथ्वी का भारत का जो भाग है उसका 30% भाग कैसा है बच्चों, पर्वतीय। 3 भागों में अगर अपन बांट लें इन भागों को, तो देखो 30% भाग क्या है, जो इसका 30% भाग है वो तो है पर्वतीय, और 43% भाग मैदानी, और जो शेष भाग बचेगा 27% बच्चों 27, वो है पठारी भाग। ठीक है, एक ही डायग्राम से आप दोनों जो प्रश्न उनको समझ सकते हो। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है वो है एजेंडा 21
क्या है? एजेंडा 21 अपन ने बात करी थी इससे पहले कि जून 1992 में ब्राजील का जो शहर था रियो डी जेनेरियो में है जो प्रथम है जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में, और वहीं पर है जो लगभग 100 के आसपास जो प्रतिनिधि थे विश्व के, उन्होंने वहां पर भाग लिया, और उन सभी ने है जो पृथ्वी के बढ़ते हैं जो जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के संसाधनों का अंधाधुंध जो उपयोग हो रहा है उनको नियोजित करना तथा आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना और पृथ्वी के पर्यावरण को ऐसा ही रखने के लिए उन्होंने शपथ ली थी और एक चीज पर कायम हुए थे। उसी के अनुसार एजेंडा 21 उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करी थी। उसके अनुसार था कि एजेंडा 21 के है जो संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा है जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, यानी कि सतत भूपोषणीय जो विकास है उसको हासिल करना। इट मीन्स जो पृथ्वी पर संसाधन पाए जा रहे हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, जिससे कि पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो बिगड़े नहीं। और इसी में अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार की इन्होंने बात करी है कि अपने विषय में बात करती है प्राकृतिक संसाधन जैव अजैव, ठीक है। तो इसके अंदर जो उदाहरण सहित बताना है तो इसका जो प्रकार है वो है जैविक और दूसरा है अजैविक। इससे पहले भी बताया मैंने, जैविक संसाधनों में मनुष्य, पशु, पादप इत्यादि को शामिल किया गया, जबकि अजैविक संसाधनों में भूमि, जल, धातु और अन्य जो भी प्रकृति में जो पदार्थ हैं जो अजैविक श्रेणी में आते हैं उन सभी को इसी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, चारागाह क्या है? चारागाह क्या होता है बच्चों? आपने शुरू से सुना होगा, वह स्थान या भूभाग जो प्राकृतिक घास से ढका हुआ है, उस पर कृषि नहीं की जाती, लेकिन वो किसके काम आता है? चारागाह, यानी पशु चारण के लिए, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, पशुओं के लिए प्राकृतिक चारा उपलब्ध होता है, वो कहलाता है चारागाह। ठीक है बच्चों, वहां पर मनुष्य द्वारा कोई भी घास उगाई नहीं जाती, प्रकृति द्वारा निर्मित घास के मैदान जहां पर पशुओं को चराया जाता है, या वहां पर जो घास पैदा होती है वो पशुओं के लिए होती है, वो कहलाती है बच्चों चारागाह। अगला प्रश्न है बच्चों, सतत पोषणीय विकास से आपका क्या अभिप्राय या आशय है? यह प्रश्न पुनरावर्तित हुआ है, 2016 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ भी चुका है। इसका जो अर्थ है वो है, सतत पोषणीय विकास का आशय है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की अवहेलना न करे, और इसे धारणीय विकास भी कहा गया है। इसका मीनिंग ये है कि बच्चों हमें जो विकास करना है इस तरीके से करना है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे तथा संसाधनों को नियोजित करके आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम संसाधनों को बचा कर रखें, जिससे कि वो भी है जो अपना जीवन यापन कर सके और प्रकृति को भी कम से कम नुकसान पहुंचे, और इसे ही धारणीय विकास भी कहा गया है। अगला जो प्रश्न बच्चों वो है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यह भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और इसमें जो पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों से क्या अभिप्राय है, अपने जब पाठ पढ़ा था तो आपको बताया था, उसमें बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जिन पर किसी भी एक देश का अधिकार न होकर विश्व के कोई भी देश उन इलाकों में अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है, वहां खनन कर सकता है, उनको निकाल सकता है। तो इसके अंदर जो प्रश्न दिया गया है उसका अकॉर्डिंग उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक या दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता, और ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इट मीन्स जो भी तट रेखा होती है उससे 200 किलोमीटर दूर तक, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का जो तटीय क्षेत्र है अपना नीचे का, तो वहां से 200 किलोमीटर दूरी पर समुद्र में 200 किलोमीटर
दूरी तक जो समुद्री की इलाका है अपना, वहां पे कोई भी राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी हुई अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के लिए, वहां पर अनुमति लेके उस इलाके में कोई भी दूसरा देश है जो अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सकता है और वहां से संसाधन या पेट्रोलियम पदार्थ या समुद्री जो भी सी फूड वगैरह है उनका उत्पादन कर सकता है, उसमें कोई भी नजदीकी देश आपत्ति नहीं करेगा। इसी के साथ एक चीज और बताते हैं कि जो तटीय क्षेत्र है उससे 12 नॉटिकल जो समुद्री मील है, जिसे अपन पढ़ेंगे तो 20.22 किलोमीटर की दूरी तक, 12 नॉटिकल मील यानी 20.22 किलोमीटर की दूरी तक जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहेगा वो उस संबंधित देश का रहेगा। उस 20 किलोमीटर की दूरी तक, तट रेखा से 20 किलोमीटर की दूरी तक जो संबंधित राष्ट्र है वही वहां पर आर्थिक अनन्य या फिर अपनी आर्थिक गतिविधियां आयोजित कर सकता है। उस 20 किलोमीटर के दायरे में अन्य देश अपनी आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकता है। जबकि तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर, ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी तक है जो कोई भी देश है किसी भी देश के समुद्र के पास में जाके या तट रेखा के पास में जाके अपना कार्य कर सकता है। इसका अगर जैसा उदाहरण देखें अपन, तो अभी कुछ समय पहले ताजा ही बात है कि अपने देश के पास एक श्रीलंका राष्ट्र है और वहीं से भारत की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ से भी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक क्षेत्र है, छोटा सा द्वीप है। वहाँ पर कोबाल्ट धातु की बहुत ज़्यादा मात्रा पाएगी और पता है आपको आजकल जो कोबाल्ट और लिथियम, स्पेशली लिथियम की बहुत ही ज़्यादा मांग है कि लिथियम से जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन के अंदर बैटरियाँ बन रही है, लंबे समय तक चलती है। तो उसके लिए है जो अपना जो पड़ोसी देश है चीन, उसने है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करने के, वहाँ पर खुदाई करने के लिए, वहाँ पर अधिकार प्राप्त करने के लिए श्रीलंका से अनुमति ले ली, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अनुमति नहीं ली। उसका है जो भारत ने विरोध किया और भारत ने वहाँ पर है जो अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपना जो एप्लीकेशन दे चुके और आशा करते हैं भविष्य में इसको भारत को ये चीज़ हासिल हो जाए। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो समुद्री तटरेखा से 200 किलोमीटर दूर तक कोई भी देश है जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अनुमति लेके वहाँ पे कार्य कर सकता है, लेकिन 12 नॉटिकल मील लगभग 20.22 किलोमीटर की दूरी तक उसी देश का अंतर्राष्ट्रीय और औद्योगिक क्षेत्र या आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र रहेगा। उसमें दूसरा देश बिना संबंधित देश के अनुमति के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, ये जो आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्नों के साथ और आपको परीक्षा तक, अंत तक आपको एक भी दिन मिस नहीं होगा और रोज के रोज आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। धन्यवाद।